घर के लिए बढ़िया बढ़िया पुराने सामान ले लो। हमारे यहाँ सब मिलता है, टीवी, सोफा, पलंग ले लो। अरे भाई, ये पलंग कितने का है? भाई वैसे तो 4000 का है, लेकिन मैं आपको 3000 में दे दूंगा। अरे नहीं, पुराने पलंग के 3000 तो बहुत ज्यादा है। मैं 2000 दे सकता हूँ। अच्छा ठीक है साहब, ले जाइए। और रामू वो पलंग लेकर अपने घर आ जाता है। रोज रोज जमीन पर सोकर मैं तो तंग आ गया था। आज से मैं आराम से इस पलंग पर सोऊंगा। फिर रात को खाना खाकर रामू उस पलंग पर सो जाता है। अगली सुबह जब रामू की आंख खुलती है, अरे आज तो मैंने बहुत अच्छा सपना देखा कि सड़क पर मुझे कुछ पैसे मिले हैं। तभी रामू की नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ती है। अरे बाप रे बाप, आज तो मुझे जागने में बहुत देर हो गई। जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से निकलता हूँ, वरना काम पर पहुँचने में देर हो जाएगी। रामू अपने घर से बाहर चला जाता है। तभी अचानक रास्ते पर चलते हुए रामू को सड़क पर कुछ पैसे दिखाई पड़ते हैं। अरे ये तो कमाल हो गया, मुझे सच में पैसे मिल गए। रात को मैंने जो सपना देखा था वो तो सच हो गया। फिर अगली सुबह जब रामू सोकर उठता है, अरे वाह, आज मैंने फिर पैसे मिलने का सपना देखा है। जल्दी से सड़क पर जाकर देखता हूँ कि आज भी मेरा सपना सच होता है या नहीं। रामू जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से बाहर चला जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद रामू को फिर से सड़क पर कुछ पैसे पड़े हुए दिखाई देते हैं। अरे वाह, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज फिर मेरा सपना सच हो गया। इस तरह रामू रोज रात को सड़क पर पैसे मिलने का सपना देखता और अगली सुबह उसका सपना सच हो जाता। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में रामू काफी अमीर हो जाता है। अब तो मैं काफी अमीर हो गया हूँ। एक काम करता हूँ, घर में जितने भी पुराने सामान हैं, मैं उन्हें किसी कबाड़ी वाले को बेच देता हूँ और आज ही बाजार से घर के लिए नया सामान लेकर आता हूँ। फिर रामू एक कबाड़ी वाले को बुलाकर घर में पड़े सभी पुराने सामानों के साथ साथ उस पुराने पलंग को भी कबाड़ी वाले को बेच देता है और बाजार जाकर नया पलंग और बहुत सी चीजें खरीद कर ले आता है। फिर एक सुबह जब रामू सोकर उठता है, अरे अजीब बात है, आज तो मुझे पैसे मिलने का कोई सपना नहीं आया। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रामू को कोई सपना नहीं आता। एक सुबह जब रामू सोकर उठता है, हे भगवान, आज तो मैंने काफी डरावना सपना देखा है कि एक बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। रामू डरते डरते अपने घर से बाहर निकलता है और सड़क पर थोड़ी दूर चलने के बाद रामू को एक बच्चा दिखाई देता है। तभी रामू की नजर सामने से चली आ रही एक गाड़ी पर पड़ती है। रामू दौड़कर जाता है और उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसे सड़क के किनारे खींच लेता है। बच्चा जमीन पर गिर जाता है और रोने लगता है। तभी गाड़ी से उस बच्चे के पिताजी नीचे उतरकर बच्चे के पास दौड़ कर आते हैं और कहते हैं, अरे बेटा पिंकू, तुम ठीक तो हो ना? फिर बच्चे के पिता रामू को डांटते हुए कहते हैं, अरे भाई साहब, ये आपने क्या कर दिया? आपकी वजह से मेरे बच्चे को चोट लगी और उसके स्कूल के कपड़े भी खराब हो गए। अरे भाई, मैंने रात को सपने में देखा था कि एक बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया है, इसलिए मैंने इसे बचाने के लिए इसका हाथ खींच लिया। अरे भाई साहब, आप पागल है क्या? मैं भला अपने बच्चे को क्यों मारूंगा? मेरा बेटा यहाँ खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। मैं इसे स्कूल छोड़ने के लिए आ रहा था। जाइए जाइए, किसी अच्छे अस्पताल में जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाइए। फिर सड़क पर खड़े सभी लोग रामू के ऊपर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। रामू समझ जाता है कि वो सभी सपने उसे उस पुराने पलंग की वजह से आते थे। फिर रामू उस कबाड़ी वाले से अपना पलंग वापस लेने जाता है। सुनो, कुछ दिनों पहले मैंने जो पलंग तुम्हें बेचा था वो मुझे वापस चाहिए। अरे साहब, जब से वो पलंग मेरे पास आया है, मेरी तो किस्मत ही चमक गई है।
ठीक है भाई, लेकिन वो पलंग मेरा है। अब तुम मुझे मेरा पलंग वापस कर दो। वो पलंग आपका था, अब मेरा हो चुका है। अब मैं वो पलंग आपको वापस नहीं दे सकता। मैंने उस पलंग के आपको मुंह मांगे पैसे दिए हैं। जाइए जाइए, अपना रास्ता नापिए। रामू उस कबाड़ी वाले को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कबाड़ी वाला उसकी एक नहीं सुनता। आखिरकार हार कर रामू अपने आप को कोसते वहाँ से चला जाता है। अरे जीजा जी, आज जल्दी ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, आज एक मीटिंग में जाना है। अरे जीजा जी, एक 500 रुपए तो देना। बिल्लू, तू परसों ही तो मुझसे 1000 रुपए लेकर गया था। अरे जीजा जी, मुझे कुछ जरूरी काम है, दीजिए ना। अच्छा बाबा, ये ले 500 रुपए। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। बिल्लू को शराब और जुए की बुरी लत थी। वो रोज अपने जीजाजी से किसी न किसी बहाने पैसे मांग लेता और जुआ खेलकर सब पैसे गंवा देता। फिर एक शाम, हे भगवान, तूने मेरी दीदी की किस्मत में इतने दुख क्यों लिखे हैं? क्यों, क्या हुआ बिल्लू? क्या बताऊं दीदी, अभी अभी तेरी सास की बातें सुनकर आ रहा हूँ। वो अपनी पड़ोस की औरत से तेरी बुराई कर रही थी। कहती हैं मेरी बहू एक नंबर की काम चोर है, कोई काम ठीक से नहीं करती। क्या माँ जी ऐसा कह रही थी? हाँ दीदी, मैंने तो पहले ही कहा था तेरी सास तुझे पसंद नहीं करती। अरे तुझे कुछ अकल वकल है कि नहीं? दिन रात अपनी सास की सेवा में लगी रहती है। मम्मी पापा ने तुझे इसलिए इतना पढ़ाया लिखाया था कि तू अपनी पूरी जिंदगी घर के छोटे मोटे काम करने में बिता दे। हे भगवान, मुझसे तेरी ऐसी हालत नहीं देखी जाती। तो मैं और क्या करूं? शादी के बाद हर लड़की की यही जिंदगी होती है। अरे दीदी, तो अपने पैरों पर खड़ी हो जा, अपना खुद का बिजनेस चालू कर। लेकिन ये सब कैसे होगा? मुझे तो बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे दीदी, तू चिंता मत कर, मेरे पास एक से बढ़कर एक बिजनेस के प्लान हैं। बस तुझे कुछ पैसों का इंतजाम करना होगा, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। तू सच कह रहा है? ऐसा हो सकता है? हाँ दीदी, तेरी कसम, तू तो जानती है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। बस कल से तू घर का सारा काम अपनी उस चालू सास से करवाया कर। अरे बुढ़िया दिन भर लेटे लेटे पलंग तोड़ती रहती है। जितना जल्दी हो सके उस बुढ़िया को घर से अलग कर दे। और ऐसा ही हुआ। सरिता घर के सारे काम अपनी सास से करवाने लगी। माँ जी, ये सारे बर्तन जल्दी से साफ कर दीजिए और शाम का खाना भी बना के रखिएगा। मैं जरा अपनी एक सहेली के घर जा रही हूँ। अरे बहू, मैं इतना सारा काम अकेले नहीं कर सकती, अब मेरी उम्र हो चुकी है। मैं कुछ नहीं जानती माँ जी, अगर यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा। मैं आपको मुफ्त में बिठाकर नहीं खिला सकती। हाँ, ऐसा मत कह बहू, मैं देख लूंगी, चिंता मत कर। इतना कह के सरिता चली जाती है। इसी तरह सास दिन भर काम करती है और कुछ दिन में बहू के अत्याचार से तंग आकर सरिता की सास घर छोड़कर अलग रहने लगती है। योगेश भी अपनी पत्नी की बातों में आकर चुप्पी साध लेता है। उधर बिल्लो बिजनेस के नाम पर सरिता से रोज पैसे लेकर जाता और उन पैसों से जुआ खेलता। धीरे धीरे सरिता ने चोरी करके योगेश के बैंक में जमा सारे रुपए बिल्लो को निकाल कर दे दिए। फिर एक दिन, अरे बिल्लो क्या हुआ? हमारा बिजनेस कब शुरू होगा? इतने दिन हो गए, तू सारे पैसे भी ले गया है। अरे दीदी, इन सब चीजों में थोड़ा वक्त लगता है, तू बेकार में चिंता कर रही है। अरे पूछ रही हूँ ना मेरे भाई, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। अच्छा, मैं चलता हूँ, आज मीटिंग है इसी काम को लेकर। इतना कह के बिल्लू चला जाता है।
और सरिता को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हर बार बेवकूफ बना देता है। फिर एक दिन स्कूल से लौटते वक्त सरिता के बेटे राजू का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। अस्पताल वाले उसके ऑपरेशन के लिए 4 लाख रुपए मांगते हैं। योगेश पैसे निकालने के लिए बैंक पहुंचता है, लेकिन सरिता के खाते में 100 रुपए जमा देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है। योगेश वापस आकर सरिता से पैसों के बारे में पूछता है। मुझे माफ कर दीजिए जी, बिना आपसे पूछे सारे रुपए मैंने बिल्लू को दे दिए। ये तुमने क्या कर दिया? योगेश जल्दी से बिल्लू को फोन लगाता है, लेकिन उसका फोन बंद होता है। हे भगवान, अब मेरे बच्चे का क्या होगा? 4 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? तभी सरिता की सास कहती है, तू चिंता मत कर योगेश, तेरे पिताजी मेरे नाम पर कुछ पैसे छोड़ गए थे, मैं अभी लेकर आती हूँ। और इस तरह सरिता की सास पैसों का इंतजाम कर देती है और राजू की जान बच जाती है। अब सरिता को सारी बात समझ में आ जाती है कि इतने दिनों में सिर्फ अपने फायदे के लिए उसका भाई उसे बेवकूफ बना रहा था। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको समझने में भूल कर दी। अरे बहू, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। फिर उस दिन के बाद बिल्लू अपनी बहन के घर कभी दिखाई नहीं दिया। शिक्षा, धोखेबाज रिश्तेदारों से हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए।